हेलो दोस्तों, द केमिकल स्पिरिट क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ठोस अवस्था चैप्टर स्टार्ट किया था। ठोस अवस्था के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर अपने कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे। ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति की बात की थी, समदेशिक प्रकृति और विषमदेशिक प्रकृति, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपी। उसके बाद में हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अंतर की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो है उनका जो वर्गीकरण का मेनली पहले तो बात करते हैं कि किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है अवयवी कणों के आधार पर, यानी कि जो भी इनके बीच में अवयवी कण होते हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अवयवी कण की डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको बताई थी कि अवयवी कण का मतलब होता है अणु या फिर कोई परमाणु या फिर कोई आयन, यानी कि कोई भी ठोस या तो अणु से मिलकर बना हो सकता है या फिर परमाणु से मिलकर बना हो सकता है या फिर हमारा कोई भी आयन से मिलकर बना हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है अवयवी कणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस जो है इसको अवयवी कणों के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंदर पहले प्रकार का जो वर्गीकरण है उसको हम बोलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। और तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है उसको हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। चौथे प्रकार का जो हमारा वर्गीकरण है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक या फिर इसका एक अल्टरनेट नाम और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। यानी कि हमारे मेनली ठोस 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। चारों ठोसों को हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि आणविक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कौन से होते हैं। अभी मैं इन सभी ठोसों के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि इनके अंदर हम रखते कौन से अवयवी कणों को है। आणविक क्रिस्टलीय ठोस जैसे नाम से इंडिकेट है, अणु शब्द आ रहा है, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हमारे अणु होते हैं, यानी कि अवयवी कण जो बनेंगे वो अणु होंगे। अवयवी कण जो भी हम इसमें यूज करेंगे वो सारे के सारे अणु होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण हमारे सारे के सारे आयन होते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हम मेनली यूज करते हैं धातुओं को जिनके अंदर धात्विक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंदर हम लेते हैं ऐसे यौगिकों को जिनके बीच में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध जिनमें भी पाए जाएंगे, यानी कि बहुत बड़े जो अणु होते हैं उनको हम लेते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस हमारे 4 प्रकार के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण हमारे सारे के सारे अणु होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण हमारे आयन होते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण हमारे धातु होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंदर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। एक और चीज इन सभी के अंदर कॉमन, यदि चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ धात्विक क्रिस्टलीय ठोस ही ऐसे होते हैं जो विद्युत के
सुचालक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है। बाकी सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी कुचालक होते हैं, ये भी हमारे विद्युत के कुचालक, और ये भी हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, इनके अंदर एक अजम्पशन भी आता है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंदर तो एक अजम्पशन आता है ग्रेफाइट का, जो हमारा विद्युत का सुचालक होता है, जिसको हम इस टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर रीड करेंगे। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस सामान्य अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी प्रकार से प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। यानी कि सामान्यतः तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन जब हम इनकी गलित अवस्था लेते हैं तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि कंडक्टर होते हैं। इन सभी के बारे में हम टॉपिक वाइज कंटिन्यूस को रीड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जिसके अंदर अवयवी कण हमारे अणु होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के अंदर हमारे सबसे पहले प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको हम बोलते हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसके अंदर हमारे अवयवी कण अणु होते हैं। ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो, चाहे बाहर का कोई भी टेम्परेचर हो। आणविक क्रिस्टलीय ठोस को हम आगे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। आगे 3 भागों में वर्गीकृत इनको किया जाता है, जिनके अंदर पहले प्रकार के जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस है उनको हम बोलते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरे प्रकार के जो हमारे आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और थर्ड वन इज हाइड्रोजन आबंधित। अब तीनों के बारे में हम रीड करते हैं। अध्रुवीय ठोसों की एक प्रकार की प्रकृति भी होती है। अध्रुवीय का मतलब होता है जहां पर यौगिकों की विद्युत ऋणता का जो मान है वो समान होता है, यानी कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अंदर विद्युत ऋणता जो है वो विद्युत ऋणता समान होती है। विद्युत ऋणता समान होती है, इसके बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर फर्स्ट था हमारा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो भी हमारे अणु होंगे उनकी विद्युत ऋणता का मान समान होगा, दुर्बल वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं जैसे I2 CCl4 CH4 H2 एटसेट्रा। दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर, एक आर्गन का और एक Cl2। ये सारे के सारे हमारे आते हैं अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। देखो कैसे,
I2 के लिए इसको याद करने का सबसे बेटर तरीका है, जैसे मान लो मैंने I2 ले लिया, अब I2 के अंदर दोनों के दोनों परमाणु हमारे I और I के परमाणु है। इसका मतलब एक I की जितनी विद्युत ऋणता होगी दूसरी I की भी उतनी विद्युत ऋणता होगी। विद्युत ऋणता का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ये हमारे सारे के सारे आते हैं अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। ऐसे ही H2, ऐसे ही Cl2, ऐसे ही CH4। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट हमारे अध्रुवीय, सेकंड ध्रुवीय। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इसके अंदर विद्युत ऋणता का जो मान है, विद्युत ऋणता का जो मान है वो असमान होता है। असमान का मतलब है एक परमाणु ऐसा होगा जिसकी विद्युत ऋणता का मान कम होगा, दूसरा परमाणु ऐसा होगा जिसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा। इनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक जो है वो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर विद्युत ऋणता का मान असमान होता है, गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होते हैं। अणुओं के बीच में प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl, SO2 एटसेट्रा। थर्ड टाइप हमारा आता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है। तो मैं एक बार हाइड्रोजन बंध के बारे में बता रहा हूं। हाइड्रोजन बंध की पहली जो डेफिनेशन आती है उसके अंदर तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन फोन के साथ बंध बनाता है, हाइड्रोजन फोन के साथ जब बंध बनाता है उसे हमने बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान होता है 2.1। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके लिए याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। यदि अपने आवर्त सारणी को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे कुछ एक एलिमेंट्स आते हैं बैक नो फनी के रूप में, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। बोरोन की विद्युत ऋणता का मान होता है 2.0, फिर 0.5 बढ़ता रहता है, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। और यहां पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान होता है 2.1। अब यदि अपने हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का कंपेयर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के साथ करते हैं तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान होता है 4.0, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और नाइट्रोजन का होता है 3.0। इसका मतलब है हाइड्रोजन जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ बंध बनाता है तो वो बंध हमारा कहलाता है हाइड्रोजन बंध। यानी कि हाइड्रोजन आबंधित ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अंदर हमारे हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, जिसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, अमोनिया एटसेट्रा। या फिर एक एग्जांपल और लेना चाहे तो ले सकते हैं HF का। H2O में हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ बंध बनाया है। अमोनिया में हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बंध बनाया है, यहां पर विद्युत ऋणता का मान असमान है। HF में हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बनाया है। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल आते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस के। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और थर्ड वन इज हाइड्रोजन आबंधित ठोस। अध्रुवीय में विद्युत ऋणता का मान हमेशा समान रहेगा। समान रहने का मतलब क्या है, दोनों के दोनों परमाणु सेम होंगे और विद्युत ऋणता के बीच में डिफरेंस भी होगा तो वो 0.5 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपने CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं तो CH4 में दो परमाणु है, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता देखते हैं तो 2.1 और कार्बन की अपने विद्युत ऋणता देखते हैं तो
5। अब यदि दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहां पर 0.3 का डिफरेंस है। क्यों? 2.1 है, कार्बन का 2.5 है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखें 2.2, 2.3, 2.4, यानी कि 0.5 से अबव यदि डिफरेंस होता है तो वही हमारा विद्युत ऋणता असमान में माना जाता है। 2.5 से अधिक का यदि अपना डिफरेंस होता है तभी वह अपना अधिक विद्युत ऋणता के अंदर माना जाता है, अदरवाइज विद्युत ऋणता समान मानी जाती है। सेकंड आता है ध्रुवीय। ध्रुवीय में विद्युत ऋणता का मान समान होता है, विद्युत ऋणता का मान असमान होता है। प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। गलनांक क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, ये भी एक प्रकार से विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे HCl है, SO2 है। H की विद्युत ऋणता का मान 2.1। क्लोरीन है, हैलोजन वाले वर्ग के अंदर आता है, और हैलोजन वाले वर्ग की विद्युत ऋणता का मान वैसे ही सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इनका आकार सबसे छोटा होता है। एक और बताता हूं कि विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो प्रकृति होती है उसको अपने बोलते हैं विद्युत ऋणता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति। सेकंड हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप आता है हमारा हाइड्रोजन आबंधी ठोस। हाइड्रोजन आबंधी ठोस में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है हाइड्रोजन जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ बंध बनाता है, या फिर हाइड्रोजन जब फोन के साथ बंध बनाता है। दूसरा टाइप आता है हमारा आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बाद में आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बाद में हमारा दूसरा टाइप आता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अंदर अवयवी कण सारे के सारे आयन होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो भी आयन होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन जो भी होते हैं, उनके बीच में हमारे पाए जाते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध इनके बीच में पाए जाते हैं। ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक नोट के रूप में एक बात कर रहा हूं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है वो हमारे सामान्य अवस्था जो होती है, सामान्य अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु यदि अपने इसकी लेते हैं गलित अवस्था या फिर जलीय परावस्था, गलित अवस्था या फिर जलीय परावस्था लेते हैं, वहां पर ये सारे के सारे सुचालक हो जाते हैं। तो हमारा सवाल आता है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर ये चीज क्यों डिफरेंस पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अपनी सामान्य अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अथवा जलीय परावस्था के अंदर विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखो इसका रीजन क्या है। सामान्य अवस्था के अंदर तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में क्या होते हैं कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में सारे के सारे आयन होंगे, वो आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे। मान लो हम कोई भी आयनिक यौगिक को एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, जैसे NaCl। NaCl को मैंने पानी में डिसोल्व कर दिया। पानी में डिसोल्व करने के बाद में ये हमारा टूट जाएगा Na+ के अंदर और Cl- के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। और आयन जो है वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनके अंदर कंटिन्यू मूवमेंट रहता है, और मूवमेंट की वजह से ना, यानी कि उनके अंदर कंटिन्यू गतिशीलता पाई जाती है, और गतिशीलता की वजह से ये क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में वो आयनों में टूट जाते हैं, और आयन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते। स्थिर नहीं रहने की वजह से उनके अंदर गतिशीलता रहती है, और गतिशीलता के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कंडीशन है, अदरवाइज ये विद्युत के सुचालक ही होते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल लें,
आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के रूप में आता है NaCl, KCl, KClO3, CuSO4। यानी कि सारे के सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो आयनों में टूट जाते हैं। NaCl है, Na+Cl- में टूट जाएगा, KCl है, K+Cl- के अंदर टूट जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अदर एग्जांपल है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है आयंस के अंदर डिसोसिएट वो होना चाहिए। तीसरे टाइप के हम क्रिस्टलीय ठोस की यदि हम बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरे टाइप के क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो है उसके अंदर अवयवी कण हमारे सारे के सारे धातु होते हैं। ये प्योरली विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब एक चीज बता रहा हूं कि सुचालक और कुचालक होने की कंडीशन क्या है। सबसे पहले सुचालक की दो प्रकार की कंडीशन है। पहली कंडीशन तो हमने पहले बात की थी, आयनों में टूट जाना चाहिए, और आयनों में हमेशा पाई जाती है गतिशीलता, और गतिशील होने की वजह से वो विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है सुचालक की, कि जो भी हमारे एग्जाम्पल है उनके अंदर पाए जाने चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब पाए जाएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक ही पाई जाएगी गतिशीलता, और गतिशीलता की वजह से वो भी विद्युत की क्या होंगे सुचालक। तो सुचालक होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आयन में टूट जाना चाहिए, आयन में गतिशीलता होती है। दूसरी कंडीशन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो है उसके अंदर अवयवी कण सारे के सारे धातु होते हैं। धातु जो भी होगी उसके बीच में पाए जाते हैं धात्विक बंध, और धात्विक बंध का निर्माण जो है वो होता है संलग्नित धनायन की वजह से, संलग्नित धनायन की वजह से होता है, जिसको अपने बोलते हैं कैर्नल भी बोलते हैं। यानी कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु होते हैं, धातु के अंदर धात्विक बंध पाए जाते हैं, और धात्विक बंध का निर्माण होता है संलग्नित धनायन या फिर कैर्नल की वजह से। अब बात आती है कि कैर्नल अपना होता क्या है। कोई भी परमाणु की यदि अपने संरचना देखते हैं तो उस परमाणु की संरचना में सेंटर में तो होता है नाभिक। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर वेग के अंदर मूवमेंट करते हैं, गोलाकार पथों के अंदर गति करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 2n² होती है। पहला कोश है तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 2 का स्क्वायर इंटू 2, 8 हो गए। थर्ड कोश की बात करते हैं तो यहां पर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यदि नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करते हैं, ऑर्बिट की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 32 इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं इन सभी कोशों को अलग अलग नाम दे देता हूं। इसको दे दिया K, इसको L, इसको M, इसको N, बोर के नियम के अकॉर्डिंग। तो कैर्नल का मतलब होता है बाह्यतम कोश को छोड़कर, यानी कि N को तो छोड़ दिया, बाह्यतम कोश को छोड़कर अंदर के सारे कोश प्लस नाभिक जो है वो हमारे संयुक्त रूप से बनाते हैं कैर्नल। यानी कि अंदर बाह्यतम कोश को छोड़कर अंदर के सारे कोश और साथ में नाभिक, ये सारे के सारे हमारे बनाते हैं कैर्नल या फिर संलग्नित धनायन का निर्माण करते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, बाह्यतम कोश को छोड़ना है, अंदर के सारे कोश प्लस नाभिक। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस जो है वो सारे के सारे विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होने की कंडीशन इनकी इसलिए है क्योंकि धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर मुक्त
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से उनके अंदर गतिशीलता पाई जाती है और गतिशील होने की वजह से विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस की यदि अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल के रूप में एक तो आता है अपना मुद्रा वर्ग, करेंसी ग्रुप। मुद्राएं हमारी 3 प्रकार की होती है मेनली। सबसे पहले चलती थी कॉपर की, उसके बाद में सिल्वर की, उसके बाद में ओरम सोना। एक तो मुद्रा वर्ग सारे के सारे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। उसके अलावा हमारा एक आता है आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ये सारे के सारे आते हैं धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में। एक बार रिपीट कर रहा हूं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण धातु होते हैं। धातु के बीच में धात्विक बंध पाए जाते हैं। धात्विक बंध का निर्माण संलग्नित धनायन के द्वारा होता है। संलग्नित धनायन का मतलब होता है परमाणु की संरचना में बाह्यतम कोश को छोड़कर अंदर के सारे कोश प्लस नाभिक, यानी कि कैंडल को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कह सकता हूं K प्लस L प्लस M प्लस जो भी हमारा नाभिक है उसको सिर्फ और सिर्फ N कोश को छोड़ देंगे। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस सारे के सारे विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर गतिशीलता होती है, गतिशीलता की वजह से विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अंदर सारी की सारी मुद्राएं आती है, कॉपर, सिल्वर, ओरम यानी कि सोना, आयरन और एक एल्यूमिनियम। चौथे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है, अब हम उनकी बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। चौथे प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है उनको हम बोलते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट आता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंदर सहसंयोजक बंध युक्त अवयवी कण जो होते हैं वो हमारे परमाणु होते हैं। सहसंयोजक बंध युक्त अवयवी कण परमाणु होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, जो भी परमाणु होते हैं वो प्रबल और दिशात्मक होते हैं, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन होती है उनकी। थर्ड, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस को विशाल अणु भी कहा जाता है। विशाल अणु भी कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोला जाता है इनको। मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोला जाता है। ये भी सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल है इनका तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको अपने शॉर्ट में SiC के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर एक हमारा एजम्पशन के रूप में आता है ग्रेफाइट, जो हमारा विद्युत का सुचालक होता है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है, इसके अंदर सहसंयोजक बंध युक्त अवयवी कण जो परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होंगे प्रबल होंगे, दिशात्मक होंगे, विशाल अणु भी कहा जाता है इनको, सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एटसेट्रा। अब बात आती है कि ग्रेफाइट जो है वो हमारा विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु जो होता है उसके ऊपर संकरण पाया जाता है sp2 संकरण, और sp2 संकरण के साथ साथ इसकी यदि अपने संरचना की बात करते हैं तो ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट की संरचना अष्टफलकीय होती है और अष्टफलकीय संरचना के रूप में
इस प्रकार से परतें पाई जाती है। ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विद्युत का सुचालक क्यों होता है, बाकी सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण अवस्था के अंदर कार्बन परमाणु होता है। इसकी संरचना हमारे पास अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय इसकी संरचना होती है। अष्टफलकीय संरचना में इस प्रकार की काफी सारी परतें पाई जाती है। ग्रेफाइट काफी ज्यादा चिकनाई युक्त होता है। इन परतों के बीच में हमारे पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ग्रेफाइट काफी ज्यादा चिकनाई युक्त होने की वजह से ये परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह, चिकनाई युक्त होने की वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में मूवमेंट करते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट हमारा विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। अष्टफलकीय संरचना होती है। अष्टफलकीय संरचना में काफी सारी परतें पाई जाती है ग्रेफाइट परमाणु की और इन परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके बीच में घर्षण बल की वजह से, चिकनाई युक्त और घर्षण बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से विद्युत का सुचालक होता है। हीरे के बारे में भी थोड़ा सा बता रहा हूं। हीरा जो है उसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है और इसकी जो संरचना चतुष्फलकीय होती है। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। इसकी संरचना हमारे पास चतुष्फलकीय होती है। मेनली क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण से संबंधित एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कुछ एक एग्जाम्पल देने के बाद में उनको क्लासिफाई करना पड़ता है कि कौन से ठोस को किसके अंदर रखा जाता है। जैसे काफी बार नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल पूछे गए हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो नेटवर्क सॉलिड के अंदर हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है। एक ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का रीजन मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, जिसका नाम है क्रिस्टल जालक एकक कोष्टिका। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।